If you are preparing for civil services, UPSC or state PCS or any other government exam, इकोनॉमी अगर उसके सिलेबस में है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आते हैं इन सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये इतना इजी कंसेप्ट है, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रीफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स में कोई ना कोई कंफ्यूजन रहती है। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। आज इस क्लास में आपकी सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। वेदर यू हैव कवर्ड इकोनॉमी और नॉट, डजंट मैटर। ये बड़ी आम आदमी के समझ में आने वाली बातें हैं। तो यू आर स्टूडेंट्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, लेट्स नॉट मेक दीज थिंग्स टेक्निकल। सारी की सारी इकोनॉमी की ही ऐसी कहानी है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो तो इस सब्जेक्ट से आसान और स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट आपके लिए नहीं रहेगा, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ, खासकर जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जो भी आपसे पूछा जाएगा, राइट। एंड नाउ सी, इन्फ्लेशन से बार बार क्वेश्चंस आते क्यों हैं, इसको समझें। इन्फ्लेशन हमेशा ही न्यूज में रहती है। अभी प्रेजेंट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो इन 2024 ऑल्सो इन्फ्लेशन इंडिया में भी ज्यादा है, फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, कभी ऑयल इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी, कभी अमेरिका की इन्फ्लेशन का इंडिया के ऊपर इंपैक्ट हो जाएगा, कभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से श्रीलंका या कोई इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो ये हमेशा करंट अफेयर में रहती है, इसीलिए बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। भारत सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर बहुत सारे कदम उठाती है जिससे डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से ऊपर नीचे ना जाए कि महंगाई बढ़ जाए। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक अथॉरिटी को दी गई है टू टारगेट इन्फ्लेशन, और इस कंसेप्ट को हम क्या बुलाते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस कमेटी का यही रोल है कि वो इन्फ्लेशन को कंफर्टेबल जोन में रखे। एंड व्हाट इज द कंफर्टेबल जोन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया? इट इज 4% ±2%। दैट मीन्स 2% से लेकर 6% मैक्सिमम अगर महंगाई बढ़ रही है इस रेट पे, दैट इज फाइन, राइट। और यही आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे इन्फ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, एंड ग्रीडफ्लेशन जो आजकल न्यूज में है, व्हाट इज दैट, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, एंड एक बोनस तो यहां पे नहीं है, स्टैगफ्लेशन, वो भी हम बात कर लेंगे। तो ग्रीडफ्लेशन समझने से पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज है। इन्फ्लेशन है महंगाई, लेकिन क्या एक या दो चीजें महंगी हो जाएं तो हम उस सिनेरियो को इन्फ्लेशन बोल दें? नहीं। तो व्हेन कैन वी कॉल दैट द इन्फ्लेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी? कब ऐसा बोल सकते हैं कि अब इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम बन चुकी है? जब जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, जनरल प्राइस लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाए, मतलब अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएं, दैट इज नोन एज जनरल प्राइस लेवल्स। एंड जब ऐसा हो तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी चीज है और बुरी चीज भी है। व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्यों मैंने ऐसा बोला? इन्फ्लेशन यानी इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग ऑल्सो। लेट्स से जो कंफर्टेबल लेवल्स मैंने आपको बताया है कि 2 से 6% इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लेट्स से 4% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन्स चीजों की डिमांड ऊपर जा रही है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूं। 10 साल का टाइम पीरियड मान लेते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हो रहा है। पिछले 10 साल में एफआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे कदम उठाए, मान लेते हैं। सबकी इनकम्स बढ़नी स्टार्ट हो गई, किसानों की इनकम भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, मिडिल क्लास की, हाउस होल्डर की इनकम बढ़नी स्टार्ट हो गई, फॉर यंगस्टर्स बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलनी स्टार्ट हो गई, अच्छी सैलरीज उनको मिल रही हैं,
बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना बहुत अच्छा हो गया, स्टार्टअप बन गए, महिलाओं को नौकरियां मिलनी स्टार्ट हो गई, सेफ्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंश्योर कर दी, ये सब हो गया। अब इन सब की इनकम जब बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, इन सब की इनकम बढ़ेगी, दे विल गो आउट इन द मार्केट एंड दे विल डिमांड थिंग्स। अगर डिमांड करेंगे तो मैन्युफैक्चरर को ऐसा एक सिग्नल जाएगा कि डिमांड इज इंक्रीजिंग, मैं और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना लूं, ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो ज्यादा जॉब्स भी जनरेट की जाएंगी। सो इंक्रीज इन डिमांड कैन बी अ गुड थिंग, और इंक्रीज ऑफ डिमांड is going to lead to increase in prices also, because जब डिमांड बढ़ती है किसी चीज की as compared to the supply, किसी चीज को तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब किसी चीज की डिमांड ऊपर जाएगी तो वो चीज महंगी हो जाएगी, बड़ी लॉजिकल सी बात है। कोविड-19 में मास्क जो थे उसकी डिमांड एकदम शूट अप कर गई और 5 रुपए का मास्क 500 रुपए में भी मिल रहा था, राइट। सो दैट इज हाउ इन्फ्लेशन कैन बी अ गुड थिंग। अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसी है, अगर प्राइसेस कंफर्टेबल जोन्स में बढ़ रहे हैं तो किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। अगर प्राइसेस 10% हो जाते हैं तो देश का गरीब जो है वो सफर कर सकता है। हमने जो एग्जाम्पल ली उसमें डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी थी, प्राइसेस बढ़े थे, तो वो एक अच्छी चीज है, बिकॉज सारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड इज गोइंग अप, विच इज अ गुड थिंग, and that is also causing increased prices within the comfortable zone, the best thing. So in this scenario, inflation was a good thing. I hope inflation is clear, right? So let's read this. When it is reported that inflation rate was 5% in June, it implies that the general price level of economy, right? जो भी उसको मेजर कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, अथॉरिटी मेजर करेगी, और जो भी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हम मॉनिटर करेंगे, अगर इन्फ्लेशन 5% ज्यादा है, दैट मींस इन द लास्ट मंथ इट वाज द प्राइस वाज, इफ इट वाज 100, इस महीने 105 हो गई, राइट। धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम ईयर ऑन ईयर करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले 100 के मुकाबले 105 हो गए। सो दैट इज इन्फ्लेशन। आगे चलते हैं जी, इन्फ्लेशन होती क्यों है? एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड। लेट अस जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स हियर। 1, एक्सेस डिमांड। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बिकॉज अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड है, उसे कुछ बनाने वाले, वो सामान बेचने वाले लोग भी आ जाएंगे, लेकिन उससे टाइम लगेगा। पहले डिमांड बढ़ेगी, बाद में सप्लाई बढ़ेगी, एंड ये जो डिमांड बढ़ने पर मिसमैच होगा, मोर डिमांड, ये मिसमैच जो क्रिएट होगा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। सो वन कॉज इज एक्सेस डिमांड। दूसरा ये भी तो कारण हो सकता है कि इनपुट कॉस्ट जो है, जो खर्चा है किसी चीज को बनाने का, जो खर्चा है कोई सर्विस डिलीवर करने का, वो खर्चे बढ़ गए, और खर्चे बढ़ गए तो जो भी लोग गुड्स और सर्विसेज को बना रहे थे उन्होंने प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। सो नंबर 1 इज व्हेन द इनपुट कॉस्ट्स दे आर इंक्रीजिंग, दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन को कॉस्ट ने पुश कर दिया। अगर डिमांड इज पुलिंग द इन्फ्लेशन, so demand is more as compared to supply, so the demand is going to pull the inflation. So two things, number 1, cost of production increase हो जाए, input cost बढ़ जाए, raw material का खर्चा बढ़ जाए, that is one reason. And this, what we have called this cost push inflation. Demand बढ़ जाए, demand pull inflation, right? So this is the cause of inflation. अब disinflation क्या होती है? बड़ी सरल सी बात है, देखो क्रैम करना भी सीख लेंगे आज। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है लेकिन कम होती हुई है। फॉर इंस्टेंस, अप्रैल में 10% थी महंगाई, 10% के रेट से बढ़ी, मई में बढ़ी है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं बट एट द रेट ऑफ 7%। जून में फिर बढ़ी, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं जी, लेकिन प्राइसेस बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन, राइट।
So in other words, disinflation refers to a period when even though the prices are rising, so the inflation is still happening, but it is happening at a slower rate. So prices are going up. So that means demand अभी भी ज्यादा है. That means ये अच्छी चीज है. अगर प्राइसेस नीचे जाने लग जाएं, दैट मींस इकोनॉमी की डिमांड ही खत्म हो गई है. एग्जांपल लेते हैं, बांग्लादेश में क्राइसिस आ गया, या किसी भी देश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्राइसिस आ गया, वहां पे वॉर स्टार्ट हो गई, या प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई. एज अ रिजल्ट सब लोगों के काम धंधे एकदम सफर कर रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू गो टू देयर जॉब्स. उनकी इनकम सफर कर सकती है. उन्होंने सोचा आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा. उन्होंने चीजें खरीदनी बहुत लिमिटेड कर दी एंड डिमांड नीचे चली गई. अब डिमांड ही नहीं है तो चीजें सस्ती बेचनी पड़ेंगी. सो इज दिस अ गुड थिंग? अगर हम वैसे सुने तो हमें लगेगा कि कम महंगाई जो है वो अच्छी चीज है, राइट? लेकिन प्राइसेस का नीचे ही चले जाना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. एंड इसको हम क्या बुलाते हैं? डिफ्लेशन बुलाते हैं. एक बार फिर से सुनो. तो डिसइंफ्लेशन क्या है? प्राइसेस आर गोइंग अप but the rate of increase is going down. So prices are going up but at a slower rate is good. This is the best inflation. Deflation क्या है? Deflate कर देना मतलब हवा निकाल देना. Inflate कर देना मतलब हवा भर देना, राइट? और यहां पर आपको याद रखने में आसानी होगी कि deflation means इकोनॉमी की हवा निकल गई, nobody is डिमांडिंग एनीथिंग इन द इकोनॉमी, या फिर ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो ही नीचे चली गई और एग्रीगेट डिमांड नीचे जाएगी. लोग कम खरीदेंगे तो जहां पर ये चीजें बन रही हैं, जहां पर ये सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं, वहां से लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा सकता है. तो ये तो अच्छी बात नहीं, राइट? सो इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस. डिसइंफ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइसेस बट एट अ स्लो रेट. Deflation is decrease in the prices. It is the opposite of inflation, which is not a good thing. और अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए तो सरकार क्या करेगी? दोबारा से इकोनॉमी में हवा भरेगी, इकोनॉमी को रीफ्लेट करेगी. इसी को बोलते हैं रीफ्लेशन. तो व्हाट इज रीफ्लेशन? पॉलिसी मेकर्स like in India, RBI, Ministry of Finance, Government of India, state governments, they always try to pump up economic activity. वो किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी को दोबारा इकोनॉमी में हवा भरने की कोशिश करेंगे, उसे पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, जॉब्स पैदा करने की कोशिश करेंगे. लेट्स से एग्जांपल लेते हैं. देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, डिफ्लेशन चल रही है, रिसेशन चल रहा है, और गवर्नमेंट इस देश की क्या बोल रही है? 1,000 रुपया सारे देश को मिलेगा फ्री. अब सारे लोग क्या करेंगे? ये 1,000 रुपए लेकर मार्केट में जाएंगे और कुछ ना कुछ खाएंगे, पिएंगे, खरीदेंगे. डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे. जब इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास. वो कहेगा कि अब तो ज्यादा सामान बिक रहा है तो मैं ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देता हूं. जिन लोगों को निकाला था नौकरी से वापस लेकर आओ. अब जिन लोगों को नौकरी पर रखा है इनको सैलरी मिलेगी, इनकी इनकम जब इनके हाथ में आएगी ये दोबारा से जाएंगे मार्केट में और डिमांड क्रिएट करेंगे. तो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज रीफ्लेशन की एक एग्जांपल. दैट इन दिस एग्जांपल दिस कंट्री गिव फ्री मनी कि जाओ खर्चो, डिमांड क्रिएट करो, ताकि इकोनॉमी में दोबारा से हवा, दोबारा से जान आए, रीफ्लेट हो जाए इकोनॉमी, राइट? आई होप दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर. So inflation, disinflation, deflation, reflation. अब देखें ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है. इसके अलावा एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बहुत कुछ होता है और रियल लाइफ में हमें कुछ इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आती है जिसकी वजह से कुछ नए कंसेप्ट बन जाते हैं. जैसे 2 कंसेप्ट और हम डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 1 इज ग्रीडफ्लेशन, नंबर 2 इज स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन. इन थ्योरी जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इन थ्योरी बड़ी आसान है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा. मैंने आपको बताया कि भाई जब डिमांड बढ़ेगी बड़ी अच्छी चीज है. द गवर्नमेंट शुड बी हैप्पी, पीपल आर हैविंग मोर मनी टू स्पेंड, दैट इज वेयर दे आर डिमांडिंग थिंग्स, मोर जॉब्स विल बी जनरेटेड.
ऐसी इन्फ्लेशन बहुत अच्छी इन्फ्लेशन है, लेकिन मान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया जो है, वहां से बहुत तेल आता है इंडिया में, वहां पे कोई वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से सारी दुनिया के ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या फिर रशिया और यूक्रेन में जब लड़ाई हो गई तब भी सारी दुनिया के ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। नाउ ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, बिकॉज जब ऑयल इंडिया में महंगा आएगा और हर चीज एनर्जी और ऑयल की वजह से हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव, so that will lead to rise in the general level of prices। तो ये तो अच्छी इन्फ्लेशन नहीं है, राइट? तो ये एक एग्जांपल है। अब ऐसे में इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, लेकिन अगर इस समय जब इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए और इसीलिए हमारी इन्फ्लेशन ऊपर चली गई, मान लेते हैं इस समय हमारे देश के अंदर ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने क्या कहा था कि जब डिमांड बढ़ेगी, दैट मींस ग्रोथ इज हैपनिंग, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ग्रोथ स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन बढ़ गई किसी कारण। हमने एग्जांपल में क्या डिस्कस किया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गई। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें ग्रोथ स्टैग्नेंट हो लेकिन इन्फ्लेशन भी हो इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। अब जब ग्रोथ नहीं हो पा रही, ग्रोथ स्टैग्नेंट है, तब नौकरियों के ऊपर इसका क्या असर होगा? जॉब्स बढ़ेंगी या कम होंगी? ग्रोथ नहीं हो रही है तो जॉब्स बढ़ेंगी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं दैट इन स्टैगफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वेरी हाई। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये है स्टैगफ्लेशन, राइट? चलिए जी, फाइनली वेस्टर्न कंट्रीज में जब इन्फ्लेशन बढ़ी, पॉलिसी मेकर्स ने बहुत कदम उठाए, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही थी, तो यूरोप में, यूएस में एक नया फिनोमेना डिस्कशन में आ गया। दिस वाज ग्रीडफ्लेशन। एज द नेम सजेस्ट, कॉर्पोरेट ग्रीड, कुछ लोगों ने कहा ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, ये प्रूव नहीं हो पाया कि असल में कॉर्पोरेट ग्रीड यानी कंपनीज का लालच इन्फ्लेशन का कारण है। दिस इज नोन एज ग्रीडफ्लेशन, कि आप प्राइसेस कम कर सकते हो लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर रखना चाहते हो। मान लेते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 थी, यू आर सेलिंग एट 20, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 हो गई, आपने 30 कर दिया, फिर दोबारा से कॉस्ट जो है नीचे चली जाती है 10। नाउ यू आर नॉट रिड्यूसिंग योर प्राइसेस कि 30 रुपए में लोग खरीद तो रहे हैं, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। पहले 10 था, अब 20 करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीडफ्लेशन। और ये ग्रीडफ्लेशन जो है, इसका कंसेप्ट ये बताता है कि इंस्टेड ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल, इट इज द प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल दैट इज इन द प्ले। अब इसी में एक और चीज समझ लेते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल क्या चीज है? बड़ी आसान चीज है, एक और इजीएस्ट थिंग। देखो, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, इफ यू आर फीलिंग दैट इज डिफिकल्ट, लेट मी जस्ट सम इट अप अगेन। इन्फ्लेशन क्या है? सभी चीजों का प्राइस ऊपर चला जाना, महंगाई है, बस। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन जिस रेट पर इंक्रीज हो रही है वो स्लो हो रहा है, दिस इज डिसइंफ्लेशन। चीजों के दाम बढ़ने के बजाय कम ही होने लग गए, दिस इज डिफ्लेशन। और क्योंकि ये एक अच्छी चीज नहीं है, इससे नौकरियां पैदा नहीं हो पाएंगी और नौकरियां चली जाएंगी इनफैक्ट। तो इसीलिए पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, दोबारा से इकोनॉमी को रिफ्लेट करेंगे, दैट विल बी रिफ्लेशन। ऐसी महंगाई जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स के कदमों की वजह से, और क्योंकि वो चाहते हैं कि इकोनॉमी दोबारा से ग्रो करे, उसकी वजह से अगर हो, दैट इज रिफ्लेशन। उसके बाद स्टेगनेंट ग्रोथ, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेगनेंट ग्रोथ प्लस प्राइसेस आर आल्सो वेरी हाई, इन्फ्लेशन, दैट इज स्टैगफ्लेशन, टू वर्ड्स। फाइनली ग्रीडफ्लेशन, कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से, कंपनीज के लालच की वजह से। अब देखो, अदरवाइज महंगाई कैसे होती है उसके लिए समझ रहे हैं कि मान लेते हैं आप सब एम्प्लॉइज हो और मैं इस एग्जांपल में आपका बॉस हूं। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर
प्राइसेस बहुत बढ़ गए, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जाती है, कुछ खरीद नहीं पाते हैं, सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है, जोमैटो ऑर्डर्स भी करने होते हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो सर कुछ कीजिए, क्या करें? एंड यू आर लाइक कि सर इंक्रीज माई सैलरी, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो अब इंक्रीज सैलरी को भी आप जाकर मार्केट में खर्चा करते हो, सो और डिमांड क्रिएट करोगे, महंगाई और हो जाएगी, आप फिर मेरे पास आ जाओगे कि सर अब और महंगाई हो गई है, हमारी सैलरी दोबारा से इंक्रीज करो। सो वेजेस बढ़े, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और फिर प्राइसेस बढ़ेंगे तो वेजेस और बढ़ानी पड़ेंगी, एंड ये साइकिल जो है दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन, राइट? सो दिस इज नॉर्मली ऐसा होता है, इसको बोलते हैं वेज और प्राइस स्पाइरल, इस तरीके से वो घूमता जा रहा है। ग्रीडफ्लेशन में इंस्टेड ऑफ वेज एंड प्राइस स्पाइरल इट इज प्रॉफिट एंड प्राइस स्पाइरल दैट लीड्स टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जो हमने यहां पे समझा कि कैसे ज्यादा मार्जिन रखने के लिए कंपनीज कैन बी ग्रीडी। क्या ये असल में यूरोप और यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है या नहीं, ये अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, deflation, reflation, greedflation and stagflation. This is a YouTube video, तो यहां पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम और आराम से कर सकें। But if you want to understand the complete economy with even more patience and time, और हम एग्जाम्पल्स लेंगे और हम कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, you can be a part of our batches for UPSC and State Public Service Commissions. तो वहां पे हम और बेटर समझते हैं। I hope this was an easy, video regarding all these concepts. कैसी थी ये वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया, whatever, just like in a physical classroom you give your feedback, kindly write your feedback in the comment section, and if you can put the stars as well, that will be very good to help us understand कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं। ऐसी और कुछ concepts अगर आप समझना चाहते हो, you can write that also in the comment section. We will come up with the videos to explain those concepts as well. That is all for this video. See you in the next one. Goodbye.